नमस्कार, विदर्भ की बात वीकेबी न्यूज में आपका स्वागत है। और आज के खबरों के सफर पर चलने से पहले देखते हैं आज की हेडलाइंस। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा देश भर के शिक्षा मंत्रियों के साथ बैठक लिए जाने के बाद केंद्र सरकार ने निरस्त की सीबीएसई 10वीं की परीक्षा। 12वीं बोर्ड की परीक्षा पर भी 1 जून को होगा फैसला। सीबीआई के सवालों का जवाब देने पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख आज डीआरडीओ गेस्ट हाउस पहुंचे। 100 करोड़ की वसूली मामले में उनसे सीबीआई कर रही है पूछताछ। और बेहोश होकर गिरी गर्भवती महिला को अस्पताल पहुंचा रही पुलिस को वैन में ही करनी पड़ी उसकी प्रसूति। महिला पुलिस कर्मियों ने पेश की मानवता की मिसाल। और अब खबरें विस्तार से। देश में कोविड-19 महामारी की उग्रता के चलते केंद्र सरकार ने सीबीएसई 10वीं की परीक्षा रद्द कर दी है, जबकि सीबीएसई 12वीं की परीक्षा को 30 मई तक स्थगित कर दिया है। यह परीक्षा ली जाएगी या नहीं, इसका फैसला 1 जून को होगा। केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने आज यह जानकारी दी है। इस विषय पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश भर के शिक्षा मंत्रियों के साथ बैठक की थी। केंद्रीय शिक्षा मंत्री पोखरियाल ने बताया कि देश भर से बोर्ड एग्जाम को कैंसिल किए जाने की मांग उठ रही थी। इस विषय पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश भर के शिक्षा मंत्रियों के साथ बैठक की थी। शिक्षा मंत्री पोखरियाल ने यह भी बताया कि 10वीं की परीक्षा का परिणाम इंटरनल असेसमेंट के आधार पर निकाला जाएगा, जबकि 12वीं की परीक्षा के बारे में 30 मई के बाद यानी 1 जून को फैसला होगा कि परीक्षा ली जाए या नहीं। 1 जून को इसके बारे में नया शेड्यूल जारी हो सकता है। बता दें कि महाराष्ट्र सहित कुछ राज्यों ने पहले ही अपने यहाँ की 10वीं एवं 12वीं की बोर्ड परीक्षा को स्थगित कर दिया था। मुंबई के पूर्व पुलिस कमिश्नर परमबीर सिंह द्वारा 100 करोड़ की वसूली संबंधी छोड़े गए लेटर बम के बाद सीबीआई के समन पर महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख आज सुबह करीब 10 बजे डीआरडीओ के सांता क्रूज स्थित गेस्ट हाउस में सीबीआई के सवालों का जवाब देने पहुंचे। यहाँ सीबीआई की एक टीम डेरा डाले हुए है और इस टीम में शामिल एसपी रैंक के अधिकारी उन पर सवालों की बौछार करेंगे। पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख के पहुंचने की भनक लगते ही डीआरडीओ गेस्ट हाउस के बाहर मीडिया कर्मी बेसब्री से उनके आने का इंतजार करते रहे। सही वक्त पर अनिल देशमुख अपनी कार से पहुंचे, लेकिन उन्होंने कार के भीतर से ही मीडिया कर्मियों को हाथ जोड़कर अभिवादन किया और उनकी कार गेस्ट हाउस के गेट के भीतर दाखिल हो गई। बता दें कि मुंबई के पूर्व पुलिस आयुक्त परमबीर सिंह को हटाकर जब उन्हें होमगार्ड डीजी बनाया गया था, तभी उन्होंने अनिल देशमुख पर 100 करोड़ की वसूली का टारगेट देने संबंधी आरोप लगाते हुए एक पत्र लिखा था। इस पत्र के सामने आने के बाद मामला सुप्रीम कोर्ट ने इस प्रकरण को हाई कोर्ट में भेजा था। बॉम्बे हाई कोर्ट ने याचिका पर सुनवाई के बाद इस वसूली कांड की सीबीआई जांच के आदेश दिए थे। इसके चलते नैतिकता के आधार पर अनिल देशमुख को इस्तीफा देना पड़ा था। अब सीबीआई ने इस कांड की जांच शुरू कर दी है। आज अनिल देशमुख को कितनी देर तक सीबीआई के सवालों का सामना करना पड़ सकता है, यह देखना होगा। मुंबई पुलिस का मानव सेवी चेहरा एक रोमांचकारी घटना के बाद सामने आया है। वर्ली नाके के पास गश्त खाकर गिरी गर्भवती महिला को जब पुलिस वैन में बैठाकर अस्पताल ले जाया जा रहा था, उसी दौरान उसे प्रसव पीड़ा होने लगी। वैन में मौजूद महिला पुलिस कर्मियों ने ऐसे नाजुक मौके पर महिला की मदद की और उसका सुरक्षित प्रसव भी कराया। वैन में ही उसने एक बच्चे को जन्म दिया। अब इस महिला को बच्चे के साथ नायर अस्पताल में भर्ती कराया गया है। मुंबई के वर्ली नाके के पास शाम 5 बजे के दौरान राह चलती गर्भवती महिला को दर्द उठा और वह चक्कर खाकर गिर पड़ी। यह देख नागरिकों ने पुलिस कंट्रोल रूम को इसकी सूचना दी थी। तत्काल ही महिला पुलिसकर्मी वैन लेकर वहां पहुंची और दर्द से कराहती महिला को लेकर पुलिस वैन अस्पताल की ओर रवाना हो गई। लेकिन वैन में ही उसे प्रसव पीड़ा शुरू हुई और महिला पुलिसकर्मियों ने उसकी मदद शुरू की। महिला ने वैन में ही एक बच्चे को जन्म दिया। इसके बाद महिला को नायर अस्पताल में एडमिट किया गया। नवजात शिशु को डॉक्टरों की निगरानी में रखा गया है क्योंकि वह प्रीमेच्योर है।
इस तरह मुंबई पुलिस का मानव सेवा चेहरा इस घटना के माध्यम से सामने आया है। बुधवार की रात 8 बजे से राज्य में ब्रेक द चेन अभियान के तहत धारा 144 लगाए जाने के बाद परप्रांतीय मजदूरों की भीड़ मुंबई के लोकमान्य तिलक टर्मिनस पर उमड़ी। पिछले 3 दिनों से परप्रांतीय मजदूरों के पलायन का सिलसिला जारी है। मध्य रेलवे ने 8 अप्रैल से नए नियम के तहत प्लेटफॉर्म टिकट देना बंद कर दिया है, जिसके चलते ट्रेन से यात्रा करने वालों को स्टेशन के बाहर ही प्रतीक्षा करना पड़ रहा है। यही वजह है कि बड़ी संख्या में लोग स्टेशन के बाहर खड़े होकर ट्रेन आने की राह देख रहे हैं। मुंबई के लोकमान्य तिलक टर्मिनस के बाहर ट्रेन का इंतजार करते अपने परिवार के साथ डेरा डाले मजदूरों का कहना है कि वेटिंग टिकट नहीं मिलने से उन्हें बहुत परेशानी हो रही है। उन्हें भय है कि 14 अप्रैल की रात 8 बजे के बाद लॉकडाउन लग जाने के बाद उन्हें भूखे पेट सोना पड़ेगा। मजदूर यह भी कहते हुए नजर आ रहे हैं कि मालिक ने भी उनसे कह दिया है कि लॉकडाउन से पहले आप लोग गांव निकल जाएं, जब हालात सुधरेंगे तब देखा जाएगा। एक डर सा बसा हुआ है कि कल के अगर पूरा लॉकडाउन हो गया पहले जैसा तो पब्लिक क्या करेगी। हाँ, पिछली बार जो पब्लिक भाग के गई थी बहुत तकलीफ़ में गई थी। यहाँ पुलिस के डंडे खाई और उसके बाद हर जगह उनको ये किया गया, खाने पीने को नहीं मिले, पानी नहीं मिला रास्ते में, बहुत तकलीफ़ उठा के गई। इसके लिए वो डर जो है अभी बसा हुआ है। इसके वजह से हम लोग पहले से ही प्लानिंग कर रहे हैं कि लॉकडाउन लगने के पहले हम क्यों न चले जाएं। बोले काम होगा तो पैसे मिलेंगे, नहीं होगा तो फिर नहीं मिलेंगे। तो फिर हम लोग को हाथ तो खड़ा कर दिया ना उसने, मालिक ने हाथ तो सीधा बोल रहा है कि पैसे मिलेंगे नहीं, तो फिर हम लोग को जाने के अलावा चारा दूसरा है ही नहीं। महाराष्ट्र में बड़ी संख्या में कोरोना मरीज पाए जाने के बाद उनके लिए अस्पतालों में बेड कम पड़ रहे हैं। कोरोना पॉजिटिव मरीजों को होम क्वारंटाइन रहने की सलाह दी जा रही है, लेकिन जिन्हें अस्पताल में भर्ती करना अनिवार्य है उन्हें सरकारी अस्पतालों में बेड नहीं मिल पा रहे हैं। सातारा जिले में जब ऐसे ही एक गंभीर रूप से बीमार कोरोना पेशेंट को बेड उपलब्ध नहीं हुआ तो उसकी जान बचाने के जुगत में उसे ऑटो रिक्शा में बैठाकर ही ऑक्सीजन मास्क लगा देना पड़ा। वक्त हो चला एक ब्रेक का, मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। कहते हैं जब प्रोफेशनल लाइफ रंग लाती है तो पर्सनल लाइफ थोड़ी फीकी पड़ जाती है। गलत, बस बैलेंस जरूरी है। जैसे एक्स्ट्रा लाल और एक्स्ट्रा तेज एक ही चिली पाउडर में हो सकते हैं। नेचुरल रेड और तीखेपन का परफेक्ट बैलेंस है सुरुचि तेजा लाल चिली पाउडर। खाने में हो रुचि तो घर लाइए सुरुचि। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। शहर में भारत रत्न डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर की जयंती के उत्साह पर भी छाया रहा कोरोना का साया। गत वर्ष की तरह इस बार भी दीक्षा भूमि, संविधान चौक, ड्रैगन पैलेस, टेम्पल कामठी में अत्यंत सादगी के साथ जयंती मनाई गई। प्रातः के समय दीक्षा भूमि सहित कई प्रसिद्ध स्थलों पर बौद्ध भिक्षुओं द्वारा बुद्ध वंदना की गई। नागपुर महानगर पालिका में महापौर दयाशंकर तिवारी और आयुक्त राधाकृष्णन बी ने बाबा साहब की प्रतिमा पर माल्यार्पण अभिवादन किया। शहर में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए बाबा साहब को अभिवादन का सिलसिला जारी रहा। लाखों लोगों ने आज अपने घरों में ही मोमबत्तियां जलाकर बाबा साहब को आदरांजलि दी। नंदनवन इलाके में गणेश नगर स्थित एक फर्नीचर शॉप में आग लगने से परिसर में दहशत फैल गई। यह दुकान रिहायशी इलाके में होने से आग की लपटें देखते ही लोग अपने घरों से बाहर निकले और आग बुझाने के प्रयास में जुट गए। आग की सूचना मिलते ही नागपुर महानगर पालिका के अग्निशमन दल की गाड़ियां मौके पर पहुंची। कुछ देर बाद आग पर काबू पाया गया। इस आग में किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। आग से बड़े पैमाने पर कीमती फर्नीचर खाक हो गया है। आग लगने के कारणों का पता नहीं चल पाया है। गिलाटा झाला भयंकर येत आहे काका। एक स्कूल वैन के चालक ने नाबालिग छात्रा के समक्ष एक तरफा प्यार करते हुए उसे सीधे शादी करने का प्रस्ताव ही दे डाला।
जब छात्रा ने इनकार किया तो नरसाड़ा निवासी आरोपी अखिलेश शेंडे ने रास्ते में रोककर हाथ पकड़ा और शादी नहीं करने पर जान से मारने की धमकी दे डाली। नाबालिग छात्रा की शिकायत पर पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। काल कोतवाली पोलीस स्टेशनला एक 17 वर्षाची पीडिता आली होती। ती झेंडा चौक या ठिकाणी काही कामानिमित्त आली होती। त्यावेळेला यातील जो आरोपी आहे तो त्याने तिचा पाठलाग केला आणि तिचा हात वगैरे पकडून तू माझ्याशी लग्न कर, नाही केल्यानंतर मी तुला ही जीवाणीशी ठार मारेन आणि मी पण स्वतःचं बरं वाईट करेन असं तिला धमकी दिली। त्यावरनं ती पोलीस स्टेशनला आल्यावरनं आम्ही तिच्या रिपोर्टवरनं गुन्हा दाखल केलेला आहे। यातील जी पीडिता आहे तिच्या आरोपी सोबत मागील काही दिवसापासून प्रेम संबंध पण होते। त्यांचा ब्रेकअप झालेला होता आणि ब्रेकअपच्या नंतर सुद्धा तो तिला पाठलाग करून तिला त्याने त्रास दिलेला आहे आणि एक प्रकारे तिची छेडछाड केलेली आहे। त्यावरनं कालचा गुन्हा दाखल झालेला आहे। शांतिनगर थाना अंतर्गत एक नाबालिग को जान से मारने की धमकी देकर आरोपी ने उसे अपनी दुपहिया से अगवा किया और कोराडी परिसर में ले जाकर दुष्कर्म किए जाने की खबर सामने आई है। घटना 11 अप्रैल की है, जब नाबालिग लड़की घरेलू काम के लिए घर से निकली थी, तभी आरोपी ने उसका अपहरण कर लिया था। शांतिनगर पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया है। दिनांक 11/4/2021 रोजी यातील पीडित मुलगी ही घरकामासाठी गेलेली होती। त्यावेळी गुन्ह्यातील आरोपी याने पीडित मुलीला रस्त्यामध्ये अडवून तिला जीवानीशी ठार मारण्याची धमकी देऊन त्याच्या टू व्हीलरवर घेऊन कोराडी येथे गेला आणि त्या ठिकाणी तिच्यावर अत्याचार केलेला आहे। त्याच्यानंतर पुन्हा त्या आरोपीनं पीडित मुलीला आणून त्या शिक्षकांनी सोडलं। त्याच्यानंतर पीडित मुलगी घरी गेली, घरी सर्व प्रकार सांगितला आणि पोलीस स्टेशनला येऊन रिपोर्ट दिलेली आहे। त्यावरून पोलीस स्टेशनला गुन्हा दाखल करून आरोपीला अटक केलेली आहे। सध्या आरोपी पोलीस कस्टडीत आहे, तपास सुरू आहे। मुंबई उच्च न्यायालय ने मुंबई की मस्जिद में सामूहिक रूप से नमाज अदा करने की अनुमति देने से यह कहते हुए इनकार कर दिया कि कोविड-19 के चलते गंभीर हालात पैदा हो गए हैं और लोगों की सुरक्षा अधिक महत्वपूर्ण है। न्यायमूर्ति आर.डी. धनुका और न्यायमूर्ति वी.जी. बिष्ट की अवकाश पीठ ने कहा कि महाराष्ट्र सरकार ने कोरोना वायरस संक्रमण के चक्र को तोड़ने के लिए पाबंदियां लगाने की जरूरत महसूस की है। हाई कोर्ट ने कहा कि धार्मिक रीति रिवाजों को मनाना या उनका पालन करना महत्वपूर्ण है, लेकिन सबसे अधिक महत्वपूर्ण लोक व्यवस्था और लोगों की सुरक्षा है। पीठ ने जुमा मस्जिद ट्रस्ट की ओर से दाखिल याचिका पर सुनवाई करते हुए ये टिप्पणियां की। याचिका में दक्षिण मुंबई में स्थित ट्रस्ट की एक मस्जिद में मुसलमानों को 5 वक्त की नमाज अदा करने की अनुमति देने का अनुरोध किया गया था। नाग विदर्भ चेंबर ऑफ कॉमर्स के प्रेसिडेंट अश्विन मेहाड़िया ने आह्वान किया है कि राज्य सरकार के निर्देश पर महानगर पालिका आयुक्त ने जो निर्देश जारी किए उनका पालन करें। उन्होंने कहा है कि हमने संपूर्ण लॉकडाउन की मांग की थी, लेकिन उस पर सरकार ने अमल नहीं किया। हम अपने स्तर पर इसका विरोध करेंगे। उस संवाद में उन्होंने हम पे कोविड की रोकथाम के लिए कुछ निर्बंध लगाए, कुछ रिस्ट्रिक्शंस लगाए, जिसका ऑर्डर महाराष्ट्र सरकार ने कल 14 अप्रैल को निकाल दिया था। उसी ऑर्डर के तहत आज हमारे माननीय म्युनिसिपल कमिश्नर श्री राधाकिशन जी बी ने अपने एक ऑर्डर जारी किया। वो इस प्रकार है, हमारे पूरे राज्य में 144 सेक्शन इम्पोज कर दिया गया है, मतलब 5 से ज्यादा लोग एक जगह पर जमा नहीं हो सकते। जमावबंदी पे प्रतिबंध लग गया है। स्टेट में नाइट कर्फ्यू लग गया है। किसी भी व्यक्ति को बिना कारण कहीं पर भी घूमते हुए नहीं पाया जाना चाहिए। दोस्तों, ये ऑर्डर जो पिछले ऑर्डर में बहुत ज्यादा कोई चेंजेस नहीं है, दोनों ऑर्डर तकरीबन सरीके हैं। हमारे लिए स्टेटस यही है, बंद है। लेकिन जो हमने मांगा था कि अगर हमको लॉकडाउन करना है तो पूर्ण लॉकडाउन करिए, लेकिन राज्य सरकार ने अभी तक वो नहीं करा है। हमारा इस बात का जो भी विरोध है वो हम अलग से दर्शाएंगे, लेकिन ये सब आप इस बात का ध्यान रखिए, ये सब निर्बंध हम पे लगाए गए, हमें इसका पालन करना है। किसी भी प्रकार से कानून व्यवस्था खराब नहीं होना चाहिए। धन्यवाद। राज्य सरकार ने स्वास्थ्य विभाग में क्लास 1 अधिकारी के 435 पदों के लिए परीक्षा तो ली, लेकिन उसका रिजल्ट घोषित नहीं किया। अब 205 सीटों के लिए नया जीआर निकालकर उन पदों पर भर्ती की जा रही है। इस कारण पहले वाली परीक्षा में बैठे मेडिकल छात्रों ने इस जीआर को रद्द करने की मांग की है। उनका कहना है कि पिछले जिन 435 पदों के लिए परीक्षा ली गई थी, उनका परिणाम घोषित करें और उन पदों पर नियुक्तियां की जाए।
435 जागेसाठी LDOच्या लाईव्ह स्टॉक डेव्हलपमेंट ऑफिसरच्या जागेसाठी एक्झाम घेतली होती. त्या एक्झामने आम्ही एक्झाम पण दिली. तर मेन्सचा त्याची आन्सर की आम्हाला आलेली आहे, पण गेली 1.5 वर्ष झालं त्याचा त्यांनी निकाल लावला नाही आणि इंटरव्ह्यू घेतला नाही. आणि त्यांनी ही जी 435ची भरती होती ही थांबवलेली आहे. आणि त्याच्या जागी त्यांनी आता गेल्या महिन्यात मार्चमध्ये त्यांनी एक GR आणला होता. तो GR असा म्हणतो की तुम्ही टेम्पररी आम्ही तुम्हाला जॉब देऊ, ते पण आउटसोर्सिंग करून, आणि त्याच्यामध्ये फक्त आम्हाला 35,000 रुपये वेतन आहे प्रतिमाह. म्हणजे या क्लास 1ची जी पोस्ट आहे आमची, जी गॅजेट ऑफिसरची पोस्ट आहे, ती आमची एक्झाम होऊन देखील निकाल न लावल्यामुळं ते राहून गेलेलं आहे. आणि मध्ये सरकारने हे तुमचं 205 जागेसाठी कॉन्ट्रॅक्ट बेसिसवर आणलेलं आहे. तर हे आम्हाला नको आहे. आमचं म्हणणं आहे की हा GR रद्द करावा आणि ज्या जुन्या आमच्या जागा होत्या 435 जागा त्या MPSC मार्फत भरल्या घेण्यात यावे आणि हे जो GR है तो रद्द करावा. साइबर क्राइम पुलिस ने एक व्यक्ति के साथ हुई ऑनलाइन धोखाधड़ी की जांच करते हुए उसके खाते से निकाले गए 37,000 रुपए उसके खाते में लौटाने के प्रयास में सफलता पाई है. इस सफलता के बाद पीड़ित ने स्वयं नागरिकों से साइबर क्राइम पुलिस की मदद लेने का आह्वान किया है. श्री श्रीकांत बेडेकर साहेबांच्या बाबतीत जे घडलं आहे, त्यांनी OTP आणि बाकीची इन्फॉर्मेशन शेअर केल्यामुळे त्यांच्या खात्यातून 37,000 रुपीज सायबर क्रिमिनल्सने काढून घेतले. आमच्या टीमने तात्काळ कोडके साहेब, लांजेवार मॅडम, माने साहेब यांनी खूप मेहनत घेऊन तो पैसा परत आणला आहे. पण मी जनतेला विनंती करतो की सायबर क्राईम हा शक्यतोवर आपली स्वतःची माहिती शेअर केल्यानंतर घडत असतो. तर कृपया आपण आपलं OTP, पिन नंबर, CVV, पासवर्ड नंबर किंवा अकाउंट नंबर कुठलीही माहिती विनाकारण शेअर करू नका, जेणेकरून आपल्यासोबत कुठलाही सायबर फ्रॉड होणार नाही. सायबर पोलीस स्टेशन नागपूरतर्फे आतापर्यंत आम्ही लाखो रुपये लोकांना परत मिळवून दिलेले आहेत. परंतु जनतेला माझी विनंती आहे की त्यांनी कृपया पर्सनल इन्फॉर्मेशन शेअर करू नये, जेणेकरून त्यांच्यासोबत काही फ्रॉड होणार नाही. तो खबरों के सफर में आज इतना ही. आपसे फिर मुलाकात होगी. तब तक बने रहिए VKB न्यूज के साथ. नमस्कार.